तो आज के इस लेक्चर में हम मौद्रिक नीति के बारे में समझने वाले हैं। मौद्रिक नीति इकोनॉमी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके एमपीपीएससी और यूपीएससी में बहुत इंपॉर्टेंट वेटेज रखता है। ठीक, तो मेरे बारे में आप यहाँ से देख सकते हैं। मेरा नाम परवेज खान है। मैं क्वालिफिकेशन वाइज मैंने बीटेक और एमटेक किया हुआ है। मैं गेट क्वालिफाइड हूँ। मैं एलएनसीटी भोपाल में 2 साल तक एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर काम किया है। उसके बाद क्वार्टर एकेडमी से भी जुड़ा रहा। 4 साल तक मुझे टीचिंग एक्सपीरियंस हो गया है एमपीपीएससी और अदर कंपटीशन एग्जाम के लिए। तो आज के इस लेक्चर में हम जो देखने वाले हैं वो है मौद्रिक नीति क्या है। ठीक, फिर मौद्रिक नीति समिति के मौद्रिक नीतियां बनाता कौन है। उसके बाद मौद्रिक नीति के उपकरण, वो क्या टूल हैं जिनके माध्यम से मौद्रिक नीतियां बनाई जाती हैं, उनको उपयोग किया जाता है, उनको लागू किया जाता है। ठीक, उस ये 2 प्रकार के उपकरण हैं, मात्रात्मक उपकरण और गुणात्मक, बोले तो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। उसके बाद मौद्रिक नीति के उद्देश्य क्या है और मौद्रिक नीति भारत में कितनी सफल हो पाती है, कितनी सफल नहीं हो पाती है, हम ये सब भी देखेंगे। तो डेफिनेशन के लिहाज से अगर आप देखें तो ये मौद्रिक नीति की डेफिनेशन है। इसको आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इसको छाप लें, एग्जाम में लिखने के काम में आएगा। नहीं तो वीडियो के एंड में जब ये पूरी सीरीज हो जाएगी उसके बाद हम आपको कुछ डेफिनेशंस जो है वो सीधे दे देंगे। एमपीपीएससी के एग्जाम में अपने 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, मौद्रिक नीति पूछा जाएगा सीधा सीधा, या फिर 5 नंबर में पूछा जाएगा तो किस ड्यूरेशन में कितना लिखना है। 3 नंबर के क्वेश्चन में, 5 नंबर के क्वेश्चन में, अगर 11 नंबर में आ गया तो वो हम आपको बताते रहेंगे। तो मौद्रिक नीति से पहले हम पूरा समझेंगे कि मौद्रिक नीति बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है और इसका जो अहम उद्देश्य है वो क्या है। तो इकोनॉमी जो है किसी भी देश की, किसी के घर की, किसी के समाज की, इंडिविजुअल आपकी किस प्रकार से चलती है, ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। तो जब आप गौर करोगे तो आपको पता चलेगा क्या, 2 कंसेप्ट। क्या? अच्छा, इकोनॉमी के 2 पहिए जिन पर इकोनॉमी चलती है वो क्या हो सकते हैं? एनी गेस? तुक्का मारना है। देखिए, पीएससी में तुक्का मारना बड़ा जरूरी है। तो जब जब हम आपसे क्वेश्चन करेंगे आपको आंसर देना है। अब आपकी आवाज मुझ तक पहुंच नहीं पाएगी, ये एक ड्रॉबैक रहता है ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस में। ऑफलाइन में क्या रहता है, क्लास में बच्चों से पूछो, वहां आता है, मोटिवेशन बना रहता है, अच्छा एक माहौल रहता है। यहां पर आपको जैसे हम क्वेश्चन पूछेंगे आपको अपने आप में जवाब देना है। ठीक, अगर वो सही है तो कोई बात नहीं, सही है तो आपको पीठ थपथपानी है, अपनी शाबाशी देनी है, और गलत है तो कोई बात नहीं, उसको करेक्शन करने के लिए ही हम हैं यहाँ पे। ठीक, तो इकोनॉमी के जो पहिए हैं 2, वो हैं 2 क्या, मांग एंड सप्लाई, सॉरी डिमांड एंड सप्लाई, या फिर मांग और पूर्ति। तो मांग और पूर्ति ये 2 कंसेप्ट है जिन पर आधारित होती है हमारी इकोनॉमी। जितनी मांग है अगर उतनी ही पूर्ति बनी रहेगी तो इक्विलिब्रियम स्टेट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको 4 रोटी खानी है और 4 मिल रही हैं तो ना भूख रहेगी ना कोई और टेंशन रहेगी। समस्या तो तब आ जाएगी जब भूख 4 रोटी की है और खाने को 2 ही मिले। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ऐसी कंडीशन में फिर हाहाकार मचने लगेगी, लोगों के पास पूर्ति नहीं हो पाएगी उसकी। अब इकोनॉमी के टर्म्स में इसको अपन कैसे समझ सकते हैं? मान लीजिए कोई पानी की बोतल कितने रुपए की आती है, 10 रुपए या फिर 20 रुपए की, इतनी की आती होगी। अब कहीं कोई ऐसी आपदा आ पड़ी है, मान लीजिए कि वहां पर पानी का संकट हो गया। जैसे आप मान लीजिए अभी आपने कुछ समय पहले देखा होगा हिमाचल में पहाड़ धड़के, ठीक, और पानी की और खाने पीने की बड़ी किल्लत हो गई वहां पर। ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में लोगों को चाहिए पानी, पानी की बोतल चाहिए। 20 रुपए की पानी की बोतल है और लेने वाले उसको 100 लोग हैं और पानी की जो है वो पूर्ति हो नहीं पा रही है। तो अब दुकानदार क्या करेगा, एक पानी की बोतल रखेगा और अब बोली लगाएगा, पानी की बोतल, पानी की बोतल, 20 रुपए, 20 रुपए, कोई बोलेगा 50 रुपए, हाँ 50 रुपए, 50 रुपए, इधर 100 रुपए, उधर 150 रुपए, 200 रुपए। क्या हुआ? मांग बढ़ी, मांग के अकॉर्डिंग पूर्ति नहीं हो पाई तो क्या हुआ, वस्तुओं की कीमत बढ़ गई। अगर मांग बढ़ेगी और मांग के अकॉर्डिंग उसकी पूर्ति नहीं हो पाएगी तो वस्तुओं की कीमत बढ़ जाएगी। ठीक है, इसको थोड़े से अदर टर्म में देखें, क्योंकि ये कंसेप्ट समझाने में बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो क्लास में जो एग्जांपल हम लेते हैं वो हम यहाँ भी आपको बता देते हैं, अदरवाइज नहीं लेना है उसको, खाली इंटरेस्टिंग समझने के लिए है। इसलिए मान लीजिए कि किसी मोहल्ले में 4 लड़के रहते हैं। ठीक है, 4 लड़के रह रहे हैं। अब 4 लड़कों के बीच में एक लड़की वहां पर रहने के लिए आई, 4 बॉयज हैं। ठीक, एक जो है वो गर्ल वहां पर रहने को आई। अब चारों लड़के जो हैं उस लड़की को अप्रोच कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हैं। क्या ये लड़की सभी को इक्वल फ्रिक्वेंसी से रिप्लाई करेगी? नहीं करेगी। क्या होगा ऐसी कंडीशन में?
4 लड़के मैसेज कर रहे हैं, तो किसको रिप्लाई करना है, किसको नहीं करना है, किसको कितनी देर बाद करना है, ये लड़की के पास अब ऑप्शन है। ठीक है, तो यहां पे क्या है, ये 4 लड़के हैं। इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होती है, इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होगी, जब 4 लड़कियां रहेंगी। ठीक, अब यहां पर लड़की एक ही है, एक गर्ल है, 4 बॉयज हैं, तो डिमांड कितने की है, 4 लड़कियों की। ठीक, लेकिन है कितनी, एक ही है, तो क्या होगा, जिसको हम आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, इस लड़की के भाव बढ़ जाएंगे। ठीक, बोलते हैं आप किसी को मैसेज करो रिप्लाई ना हो, तो दोस्तों के बीच में क्या बोलते हैं, बहुत भाव बढ़े, उसके एटीट्यूड बहुत है, रिप्लाई नहीं आता है। ठीक है, तो ये है। तो अब इस कंडीशन में क्या किया जाना चाहिए, इस कंडीशन में या तो मांग को कम करो, ठीक, मांग कम करो, या फिर पूर्ति बढ़ाओ। तो मांग कम करना मतलब क्या है, या तो यहां से 3 लड़कों को उस मोहल्ले से बाहर कर दो। ठीक, ये लड़के 4 लड़कियों की डिमांड कर रहे हैं, 4 लड़के हैं, तो 4 लड़के इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए अगर शादी करना है तो 4 लड़कियां चाहिए। ठीक है, तो मांग हो रही है 4 लड़कियों की, है कितनी, एक। तो या तो मांग कम करो, तो लड़के कम कर दो, 3 लड़के हटाओ तो एक बचेगा, या फिर पूर्ति बढ़ाओ, अगर 4 लड़कियों की डिमांड है तो 4 ही लड़कियां आनी चाहिए, तभी शादी हो पाएगी। ठीक है, तो मांग और पूर्ति के कंडीशन में क्या है, या तो यहां पे लड़कियों की संख्या कम करो या फिर लड़कियों की संख्या को बढ़ाओ। तो अब मांग और पूर्ति के इस कंसेप्ट पे, मांग साइड पे इन सबको कंट्रोल करने का काम हमारी आरबीआई करती है, और सप्लाई साइड पे इसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, भारत सरकार। ठीक, तो भारत सरकार क्या करेगा, सप्लाई साइड पे काम करेगा। अब पानी की बोतल अगर सप्लाई कम हो रही है, तो उसमें सप्लाई बढ़ाने का काम कौन करेगा भाई, वहां पे या तो हेलीकॉप्टर से पानी पहुंचाओ, या फिर बोतल फेंको, या फिर कुछ भी करो, कैसे भी करके वहां पर पानी की सप्लाई बढ़ाओ, ताकि जितने लोग हैं उतनी पानी की बोतल रहेंगे, तो महंगा, तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम स्टेट में हो जाएगा। जो महंगाई बढ़ रही थी, जो 200 रुपए की पानी की बोतल हो गई थी, अब वो नहीं होगी। ठीक है, या फिर क्या है, डिमांड कम करो। अब पानी की बोतल जो 200 रुपए की बेच रहा था आदमी, ठीक है, बोली लगने के बाद 200 रुपए की जो बिकी, वो कौन ले पाएगा, जिसके जेब में 200 रुपए होंगे। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप चाह के भी वो पानी की बोतल नहीं ले सकते, फिर आप अल्टरनेटिव खोजोगे, नहीं मिलेगा कुछ तो बहता पानी, नाली का पानी तक पी लोगे, लेकिन 200 रुपए की बोतल नहीं खरीद पाओगे, क्योंकि हमारे पास उतना पैसा है ही नहीं। ठीक है, अब मान लीजिए कि आप मार्केट जाते हैं, कुछ चीज खरीदने के लिए जाते हैं, आप 2 चीजें लेने के लिए जाते हैं और 4 चीजें खरीद कर लाते हैं, तो ये एक्स्ट्रा 2 कब आ पाए, ये एक्स्ट्रा 2 तब आ पाए जब आपके जेब में पैसा था। अगर आपके जेब में पैसा नहीं होगा तो आप एक्स्ट्रा चीजें को नहीं खरीद पाओगे। ठीक है, तो मांग के बढ़ने से क्या होता है, मुद्रास्फीति होती है। ठीक, अब मांग के बढ़ने से मुद्रास्फीति हुई, मांग कब बढ़ी या मांग कैसे बढ़ गई, जब लोगों ने पैसा ज्यादा खर्च किया। ठीक है, पानी की बोतल 10 रुपए की या फिर 20 रुपए की 200 रुपए में कब बिक गई, जब ज्यादा लोग इसको खरीदने के लिए उपलब्ध रहे। जब ज्यादा लोग खरीदने के लिए उपलब्ध हैं, ज्यादा लोग उसको पैसा देने के खर्च करने के लिए हैं, तो आज ये जो 200 की है, कल हो सकता है वो 250 की बेचे, है? क्योंकि उसको पता है कि जब लोग 200 की खरीद रहे हैं तो थोड़ा सा और अगर प्रेशर डालेंगे तो 250 की भी ही खरीद लेगा, कोई ना कोई तो खरीद लेगा। तो ऐसे लोग जो पैसा ज्यादा खर्च कर पा रहे हैं, जो ये पैसा ज्यादा खर्च कर पा रहे हैं, उनकी वजह से मार्केट में मुद्रास्फीति, मतलब इसको बोलते हैं इन्फ्लेशन। ठीक, तो ये इन्फ्लेशन हो गया। जब मांग बढ़ी तो मुद्रास्फीति बढ़ी, उस वजह से क्या हो गया, ज्यादा लोग पैसा खर्च कर पा रहे थे। ठीक है, तो ये एक कंसेप्ट है, इसको आपको याद रखना है, क्योंकि ये पूरी मॉनेटरी पॉलिसी में आपके काम आने वाला है। ठीक है, मांग बढ़ी, कब बढ़ी, जब लोग ज्यादा पैसा खर्च कर पाए। ठीक है, 200 रुपए पानी की 20 रुपए की बोतल 200 में बिकी, है ना, तो क्या पैसा खर्च ज्यादा हुआ। ठीक, तो मांग बढ़ रही है क्योंकि मार्केट में पैसा ज्यादा खर्च हो रहा है। पैसा ज्यादा खर्च होना, मांग का बढ़ना, इसी को हम बोलते हैं मुद्रास्फीति। ठीक, इसका ही एक अपोजिट कंसेप्ट होता है अपस्फीति। कैसा, आप याद कीजिए कोरोना का लॉकडाउन और उसके बाद मार्केट का ओपन होना, क्या लोगों ने बहुत ज्यादा शॉपिंग की, नहीं की। क्यों, क्योंकि लोगों को ये लग रहा था कि पता नहीं कब दूसरी विपदा ऐसी आ जाए, तो जो पैसा है उसको स्टोर करके रखो, क्योंकि ताकि कम से कम बेसिक नीड दाल चावल तो खा ही सकें।
ठीक, उसके लिए लोग ना मोबाइल खरीद रहे हैं, ना टू व्हीलर, ना फोर व्हीलर, कुछ नहीं खरीदना, ना एसी फ्रिज, कुछ नहीं खरीदना है, केवल और केवल अनाज खरीद के रखो ताकि जिंदा रह सकें। तो ऐसी कंडीशन जब लोग पैसा खर्च करने को तैयार ना हो तो क्या होगा, उस वस्तु की जो कीमत है वो कम होने लगेंगी और वो चीजें नहीं बिकेंगी। इस स्थिति को हम बोलते हैं मंदी की स्थिति या अपस्फीति। ठीक, तो मंदी की कंडीशन कब, जब लोग वस्तुओं को ना खरीदें, जब मार्केट में पैसा खर्च ना करें। ठीक है, तो जब मार्केट में पैसा कम खर्च हो रहा है, मतलब डिमांड कम हो रही है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं अपस्फीति। तो टोटल जो है लबोलुआब वो ये है कि इन सब में पैसे का बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। ठीक, पैसे का रोल कैसा कि अगर मार्केट में पैसा फ्लो ज्यादा हो रहा है तो वस्तुओं की डिमांड ज्यादा होगी। अब वस्तुओं की डिमांड ज्यादा होगी तो उनकी महंगाई, उनकी कीमतें बढ़ जाएंगी, जिसको हम मुद्रास्फीति बोलते हैं। तो इस कंडीशन को कंट्रोल करने के लिए क्या करना चाहिए, कोई भी समझदार आदमी इस कंडीशन को कंट्रोल करने के लिए क्या करेगा, वो ये जो पैसे का फ्लो मार्केट की तरफ हो रहा है उसको कंट्रोल करेगा, उसको कम करेगा, ताकि लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा ना हो और वो बहुत ज्यादा चीजें ना खरीदें, जिससे बहुत ज्यादा डिमांड जनरेट ना हो और बहुत ज्यादा मुद्रास्फीति ना हो पाए। यही तो है, यही होगा। ठीक, ऐसी मंदी कब हो रही थी, जब लोग पैसा खर्च नहीं कर रहे थे। अब पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं तो क्या हुआ, वस्तुओं की कीमतें गिर रही हैं। वस्तुओं की कीमतें गिरने से क्या होगा, वस्तुएं बिकेंगी नहीं। कीमत गिरते गिरते एक ऐसी कंडीशन पे आ जाएगा जब वस्तु जितने का प्रोडक्शन हुआ उतनी ही उसकी कीमत होगी, उससे कम तो नहीं होगी, नहीं तो कंपनी लॉस में चली जाएगी। तो क्या होगा, जब मार्केट में चीजों की खपत नहीं हो रही है तो कंपनी प्रोडक्शन कम कर देगी। एक टाइम बाद प्रोडक्शन बंद हो जाएगा। अब जब प्रोडक्शन बंद हो जाएगा तो मजदूरों की जरूरत क्या रही, मजदूरों की जरूरत नहीं है, तो कंपनी क्या करेगी, मजदूरों की छटनी करेगी, तो बेरोजगारी बढ़ेगी। अब जो लोगों के पास पहले से ही पैसा नहीं था, वो वस्तुएं खरीद नहीं रहे थे, मांग जनरेट नहीं हो रही थी, वो और नौकरी से चले गए। अब जब नौकरी से चले गए तो उनके पास और पैसा नहीं रहा। ठीक है, अब उनके पास पैसा नहीं रहा तो वो दूसरी चीजें नहीं खरीद रहे। अब जो दूसरी चीजें नहीं खरीद रहे तो वहां का प्रोडक्शन नहीं हो रहा, वो फैक्ट्री बंद हो गई। अब जब वो फैक्ट्री बंद हो गई तो वहां के मजदूर बेरोजगार हो गए। इसको ऐसा समझ लीजिए, मान लीजिए कार बनाने की कंपनी है। ठीक, अब लोगों के पास पैसा नहीं है, लोग कार नहीं खरीदना चाह रहे। अब जब कार खरीदना नहीं चाह रहे तो कार की मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बंद हो जाएगा, तो कार बनाने वाले जो वर्कर हैं वो बेरोजगार हो जाएंगे, क्योंकि कंपनी उनको बाहर कर देगी, नौकरी से निकाल देगी। अब जो कार बनाने वाला मजदूर था वो मोटरसाइकिल खरीदने की हैसियत रखता था, अब वो मोटरसाइकिल नहीं खरीदेगा, बाइक नहीं खरीदेगा। क्यों, क्योंकि उसके पास रोजगार नहीं है, उसके पास नौकरी नहीं बची। तो जो कंपनी मोटरसाइकिल बना रही है वहां का प्रोडक्शन कम हो जाएगा, वहां का प्रोडक्शन कम हुआ तो वहां के मजदूर बाहर निकलेंगे, छटनी हो जाएगी, वो बेरोजगार हो गए। तो जो मोटरसाइकिल प्लांट में काम करने वाला मजदूर था वो साइकिल खरीदने की हैसियत रखता था। अब क्या होगा, अब वो साइकिल नहीं खरीदेगा। क्यों नहीं खरीदेगा, क्योंकि रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं बची है, बेरोजगार हो गए हैं। तो जो साइकिल खरीद सकता था वो साइकिल नहीं खरीदेगा, तो साइकिल नहीं का प्रोडक्शन नहीं हुआ, क्योंकि साइकिल मार्केट में बिक नहीं रही है। तो मैन्युफैक्चरर क्या करेगा, अब साइकिल बनाना बंद करेगा, तो उसका प्लांट बंद होगा, तो वहां के मजदूर निकलेंगे। फिर वो साबुन खरीदने वाले थे, वो कुछ और खरीदने वाले थे, ऐसे करके पूरी इकोनॉमी का पहिया जो है वो थम जाता है। तो इस कंडीशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई को क्या करना पड़ेगा, मार्केट में पैसा डालना पड़ेगा, ताकि लोगों के पास पैसा आए और लोग चीजों को खरीद पाए। ठीक है, अब लोग कार खरीदेंगे तो कार का प्रोडक्शन बढ़ेगा, इनको फिर से नौकरी मिलेगी जो बेरोजगार हो गए थे। जब इनको नौकरी मिली तो वो बाइक खरीदेंगे तो बाइक का प्रोडक्शन फिर से बढ़ेगा, तो जो बेरोजगार हो गए थे वो वापस से बाइक बनाने पहुंचेंगे। अब जो बाइक बनाने पहुंचे हैं तो फिर वो साइकिल खरीदेंगे। तो ऐसे करके इकोनॉमी का पहिया जो है चलेगा। अब मार्केट से, मंदी के दौर में मार्केट में पैसे डालना कैसे डालना है, और मुद्रास्फीति के दौरान मार्केट से पैसे को निकालना कैसे निकालना है, इन सबके लिए आरबीआई जो नीतियां बनाती है उसी को मौद्रिक नीति बोलते हैं। और उसको लागू करने के लिए कुछ टूल्स होते हैं, वो मात्रात्मक और गुणात्मक दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो अपन को ध्यान क्या रखना है, अपन को ये दो बातें ध्यान रखना है। ठीक है, दो बातें अपन को ध्यान रखना है कि जब मांग बढ़ रही है, ठीक, इसका मतलब मार्केट में पैसा जो है वो ज्यादा हो रहा है। ठीक है, तो इस कंडीशन को मुद्रास्फीति बोलते हैं। तो मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई मार्केट से पैसे को शक करेगा, वापस खींचेगा। कैसे खींचेगा वो हम आगे देखने वाले हैं। ठीक है, और एक होती है क्या,
जब मांग जनरेट ना हो, मांग अचानक से कम हो जाए, इसका मतलब लोगों के पास जो है वो पैसा नहीं है, लोग पैसा नहीं खर्च करने वाले हैं, इसको हम अपस्फीति या फिर मंदी बोलते हैं। ठीक, तो मंदी के दौर से निपटने के लिए आरबीआई क्या करेगा? मंदी के दौर से निपटने के लिए आरबीआई मार्केट में पैसे को डालेगा। ठीक, अब कैसे डालेगा ये हम थोड़ी देर में देखने वाले हैं। तो ये दो पॉइंट आप लोग बिल्कुल अच्छे से स्पष्ट तरीके से लिख लीजिए कि ये आखिर क्या है। ठीक है, ठीक। तो मुद्रास्फीति कब हो रही है? जब मांग जनरेट हो रही है, लोगों के पास पैसा ज्यादा है, लोग ज्यादा पैसा खर्च करने वाले हैं, खर्च कर रहे हैं, तो मुद्रास्फीति हो रही है। इसको कंट्रोल करने के लिए आरबीआई क्या करेगा? क्या करेगा? अभी बताया है, आगे पाठ पीछे सपाट। ठीक, तो इस कंडीशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई क्या करेगा? मार्केट में पैसे को डालेगा। ठीक है, अब इसके बाद जब ऐसी कंडीशन, जब मार्केट में पैसा रहे ही ना, लोगों के पास पैसा नहीं है, खर्च नहीं करना चाह रहे, तो मंदी की स्थिति, मतलब मांग कम हो रही है, क्या हो रहा है? लोग पैसा नहीं खर्च करने वाले हैं, तो मार्केट में पैसे का फ्लो कम हो रहा है। तो कौन सी कंडीशन? अपस्फीति। इसको कंट्रोल करने के लिए आरबीआई क्या करेगा? आरबीआई मार्केट में पैसे को डालेगा। ठीक, तो मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए मार्केट से पैसे खींचेगा, अपस्फीति को कंट्रोल करने के लिए मार्केट में पैसा डालेगा। मुद्रास्फीति कब? जब मांग ज्यादा हो रही है, मार्केट में पैसा ज्यादा है। ठीक है, अपस्फीति कब? उल्टा बोल गया क्या? मुद्रास्फीति कब? जब मांग ज्यादा हो रही है, लोगों के पास पैसा ज्यादा है, ज्यादा मार्केट में पैसा आ रहा है। अपस्फीति कब? जब लोगों के पास पैसा कम है, मार्केट में पैसे का फ्लो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अब जो है वो मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई के द्वारा बनाई गई नीतियां, जिनको हम बोलते हैं मौद्रिक नीति। ठीक, तो मौद्रिक नीति, अच्छा मौद्रिक नीति बनाता कौन है? ये है मौद्रिक नीति बनाने वाली कमेटी, एमपीसी, जिसको हम बोलते हैं मौद्रिक नीति समिति। ये 2016 में संविधान संशोधन 2016 में आरबीआई एक्ट में संविधान संशोधन करने के बाद इसको बनाया गया। लागू कब हुई? 27 जून 2016। ये आपके प्री के लिए है, इसको याद रख लेना है। 2016 में इसको लागू किया गया। आरबीआई एक्ट 1934 में जो आरबीआई अधिनियम बनाया गया था, उसमें संशोधन किया गया। लागू कब हुई? 27 जून 2016 को। ठीक है, तो ये है एमपीसी। इसमें होते हैं 6 सदस्य, इसमें 6 सदस्य होते हैं। कौन कौन होते हैं? 3+3। कौन 3? ये 3 जो हैं ये होते हैं आरबीआई के पदेन अधिकारी, और ये जो होते हैं वो भारत सरकार इनको नियुक्त करती है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 3 सदस्यों को नियुक्त करती है। ये 3 सदस्य होते हैं आरबीआई के, और इस मौद्रिक नीति का जो अध्यक्ष होता है वो आरबीआई का गवर्नर होता है, पदेन अध्यक्ष। पदेन अध्यक्ष मतलब जो गवर्नर होगा उस समय वो इसका अध्यक्ष होगा, मतलब गवर्नर की कुर्सी पर जो बैठा होगा वो मौद्रिक नीति समिति का अध्यक्ष होता है। ठीक है, अब इसमें निर्णय कैसे लिए जाते हैं? तो निर्णय लेने के लिए इसमें वोटिंग होती है, लोकतंत्र है भारत देश में। ठीक, तो हम अब सारे काम, निर्णय लेने की प्रक्रिया लोकतांत्रिक तरीके से होती है। तो इसमें 6 सदस्य हैं, सभी वोटिंग डालेंगे, जहां बहुमत होगा वो फैसला, वो निर्णय लागू कर दिया जाएगा। विडंबना ये है कि 3-3 सदस्य हैं। मान लीजिए आरबीआई एक तरफ हो गई, सरकार एक तरफ हो गई, 3+3, तो क्या हो गया? टाई हो गया। अब इस कंडीशन में क्या होगा? तो इस कंडीशन में वही होगा जो लोकसभा में होता है। क्या होता है? जब सदस्यों की संख्या या वोट जो है वो इक्वल हो जाते हैं तो निर्णायक मत कौन देता है? स्पीकर देता है। जैसा स्पीकर बोलेगा वैसा किया जाएगा। तो यहां पर भी अगर 3+3 हो गया तो जैसा फिर आरबीआई गवर्नर बोलेगा वो मान्य होगा। तो जब टाई हो जाए उस कंडीशन में आरबीआई गवर्नर के पास निर्णायक मत होता है, वो जैसा बोलेगा वैसा लागू किया जाएगा। हर 2 महीने में इसकी समिति की बैठक होती है और 2 महीने बाद इसके जो है वो निर्णय आते रहते हैं। ठीक, रेपो रेट के बारे में अक्सर आपने सुना होगा, वो इसी टर्म से में हम आगे देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये है मौद्रिक नीति समिति। मौद्रिक नीति समिति में 6 सदस्य होते हैं। 27 जून 2016 को ये लागू हुई आरबीआई अधिनियम में संशोधन करने के बाद। 6 सदस्य हैं, 3 आरबीआई के, 3 सरकार के, बहुमत से निर्णय होता है। अगर निर्णय जो है वो टाई हो जाए तो उस कंडीशन में फिर जैसा आरबीआई गवर्नर बोलेंगे वैसा होता है। ठीक, अब मौद्रिक नीति के कुछ टूल्स होते हैं मौद्रिक नीति को लागू करने के लिए। ठीक, तो एक होता है हमारा मात्रात्मक टूल,
और मात्रात्मक टूल, और एक होता है गुणात्मक टूल उपकरण। ठीक है, तो मात्रात्मक बोले तो क्वांटिटेटिव, ठीक, और गुणात्मक बोले तो क्वालिटेटिव, QUALI, क्वालिटेटिव। ठीक है, तो ये दो टूल होते हैं। अब ऐसे मौद्रिक नीति के ऐसे उपकरण जो पूरी की पूरी इकोनॉमी को प्रभावित करते हैं वो मात्रात्मक उपकरण कहलाते हैं। ठीक, और मौद्रिक नीति के वो टूल्स, वो उपकरण जो कुछ खास वर्ग या खास सेक्टर को प्रभावित करते हैं वो गुणात्मक उपकरण कहलाते हैं। ठीक है, मात्रात्मक में कौन कौन आएंगे? CRR, कैश रिजर्व रेशियो, मतलब नगद आरक्षित अनुपात। फिर SLR, स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशियो, मतलब वैधानिक तरलता अनुपात। उसके बाद बैंक रेट, बैंक रेट के बाद LAF, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। इसी के अंतर्गत आता है रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। ठीक, रेपो का मतलब होता है रीपर्चेज एग्रीमेंट। ठीक है, इसी में है MSF, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ये सब कहलाते हैं मात्रात्मक टूल। गुणात्मक टूल के अंतर्गत कुछ पॉइंट्स होते हैं। ठीक, कैसे? लॉन टू वैल्यू रेशियो, लॉन टू वैल्यू, ठीक, लॉन टू वैल्यू रेशियो, या फिर इसी में होता है एक क्रेडिट रैशनिंग, इसी में है एक मोरल सुएशन, और नहीं तो फिर डायरेक्ट एक्शन। ठीक, अब एक एक करके हम ये सारे टर्म समझेंगे, ये क्या होते हैं और कैसे इनके माध्यम से आरबीआई जो है वो मुद्रा के प्रवाह को कंट्रोल करता है। तो फ्लो ऑफ मनी को कंट्रोल इन सब तरीकों से कैसे होगा ये हमको देखना है। तो आज का लेक्चर हम यही रोकते हैं, इसके आगे की कहानी हम कल से समझेंगे। ठीक है, तो इसको आप रिवाइज कर लेंगे क्योंकि पूरा का पूरा कंसेप्ट इसी पर आधारित है। ये CRR, SLR, रेपो, रिवर्स रेपो, ये सब कुछ चीजें जो हैं वो इसी पर बेस्ड होंगी कि कैसे आरबीआई मुद्रा के प्रवाह को कंट्रोल कर रहा है। तो क्वेश्चन बनेगा कि मुद्रास्फीति के दौरान आरबीआई रेपो रेट को कम करेगा, ज्यादा करेगा, CRR, SLR को कम करेगा, ज्यादा करेगा, क्या करना पड़ेगा? ठीक, लॉन टू वैल्यू रेशियो मुद्रास्फीति से या अपस्फीति से निपटने के लिए बढ़ाया जाना चाहिए, घटाया जाना चाहिए, स्थिर रखा जाना चाहिए। तो ये प्री के क्वेश्चन बनेंगे। मेंस के क्वेश्चन क्या बनेंगे आपके MPPSC के लिए? खासतौर से रेपो रेट, भाई 3 नंबर में के लिए वो क्या लिख देता है? सीधा सीधा लिख देगा रेपो रेट, या फिर MSF, इनको बताओ, SLR ये क्या होता है, ठीक, या फिर मोरल सुएशन ये क्या होता है, या फिर सीधा सीधा मौद्रिक नीति, मात्रात्मक उपकरण, गुणात्मक उपकरण। तो ये 3 नंबर में है तो आपको 2-3 लाइनें लिखनी पड़ेंगी, 5 नंबर में है तो थोड़ी सी व्याख्या ज्यादा करनी पड़ेगी। तो ये सारे नोट्स आपको एंड ऑफ द लेक्चर, एंड ऑफ द सीरीज आपको मिल जाएंगे। अभी हम कम से कम 5 से 6 क्लास, या हो सकता है उससे ज्यादा भी लगे, मौद्रिक नीति इसमें समझेंगे। तब तक आप बने रहें, एंजॉय करते रहें। लेकिन आज का जो टॉपिक है इसको 2-3 बार आपको वो पॉइंट रट लेना है, दिमाग में बिठा लीजिए। कौन सी बात है? मांग बढ़ रही है मतलब पैसा ज्यादा खर्च हो रहा है, वो कंडीशन कहलाती है मुद्रास्फीति। इस स्थिति से निपटने के लिए आरबीआई मार्केट से पैसे को वापस खींचेगा। ठीक, एक कंडीशन होगा, सिर्फ इसी को याद रखें, इससे दूसरा पॉइंट ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। दोनों बातें याद रखेंगे तो कंफ्यूजन बढ़ जाता है कि क्या कंडीशन है। तो मांग बढ़ रही है क्योंकि पैसा बढ़ रहा है, इसलिए मुद्रास्फीति बढ़ रही है। इसको कंट्रोल करने के लिए मार्केट से पैसे को वापस निकालना है। ये लाइन लाल कलम से सबसे ऊपर डब्बा बना के लिख लो। आगे की कहानी हम कल देखेंगे। थैंक यू।